फिर पॉलिटिकल थियरी का सेक्शन शुरू करेंगे एंड दैट इज अ उदारवादी विचारधारा, लिबरल आइडियोलॉजी। आपका लिबरल आइडियोलॉजी टॉपिक नंबर कौन सा है? 5th है। जहां भी उदारवादी आपके पास सिलेबस है, सब लोग हमेशा सिलेबस से क्वेश्चन पेपर एक चीज हमेशा साथ रखिए। एंड उदारवादी विचारधारा जहां लिखा हुआ है, टॉपिक नंबर कौन सा है? कौन सा है? हम बोल रहे हैं उदारवादी विचारधारा, कोई भी देखा है राज्य का सिद्धांत। और आपको याद दिला दें, एक बार अगर हम लिबरल आइडियोलॉजी आपको बता देंगे, फिर बाद में राज्य के साथ आज स्वतंत्रता, समानता, न्याय, फिर वही सारी रिपीट करेंगे। इसे आइडियोलॉजी खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको लिबरलिज्म आ गया, सोशलिज्म आ गया, तो उसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस रिपीटिशन है, ये मैंने कल ही बताया था। तो लिबरलिज्म में क्या क्या हम पढ़ेंगे? पहला, what does it mean by liberal ideology and what are the various dimensions which we are going to cover in the liberal ideology? उदारवादी विचारधारा में पहले सिलेबस दिया हुआ आइडियोलॉजीज, और उसके बाद बहुत सारी विचारधाराओं का उल्लेख है। पहले हम सारी विचारधारा पढ़ लेंगे, लेटर वी विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट आइडियोलॉजी मीन्स, कि विचारधारा का मतलब क्या होता है। लेकिन लिबरलिज्म में हम जो चीजें पढ़ेंगे, पहला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के मायने क्या है। देन वेरियस phases of development of liberalism, उदारवाद के चरण क्या है, फेजेस क्या है। और फेजेस मीन्स फर्स्ट क्लासिकल लिबरलिज्म, नेक्स्ट मॉडर्न, शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म या आधुनिक उदारवाद, और तीसरा है नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद। साफ नहीं दिख रहा तो अभी ठीक कर देंगे। उदारवाद के ये चरण है कि पहला शास्त्रीय है, दूसरा आधुनिक है, तीसरा नव उदारवाद है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन पेपर हम पढ़ेंगे सारे डायमेंशन, और एक सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर हम उदारवाद के बेसिक मायने समझ लेंगे, तो चाहे क्लासिकल हो, चाहे लिबरलिज्म, चाहे नियो, इसमें एक बात तो है कि देयर इज ऑल, देखिए होगा आपके जीवन का यंगर फेज और उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद बुढ़ापा, उसमें आप एक ही रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति के किसी विचार को देखने से पहले हम फर्स्ट वी ट्राई टू एसोसिएट दैट आइडियोलॉजी फ्रॉम आवरसेल्फ, कि उस विचारधारा का हमसे संबंध क्या है। और किसी चीज को अगर हम देखें कि जब हम वेरियस फेजेस की बात करते हैं, तो जैसे हमारे जीवन के 3 फेज होते हैं, मान लीजिए कि बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, वैसे अपने आप में उदारवाद के भी 3 फेज हैं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन के तीनों फेज में हमारे जीवन के जो मूल कैरेक्टर है वो बने रहते हैं। आप याद रखिए, आपका दोस्त जो बचपन में होगा वही चल के बड़ा बनेगा। हम लोग कई बार ऐसा हुआ कि 20-20 साल बाद किसी बैचमेट से मिले जो कभी साथ पढ़ा करते थे, तो हमने पाया कि उनको उसका बेसिक कैरेक्टर, भले वो अब किसी पद पे हो, कुछ कर रहा हो, ना कर रहा हो, बाकी चीजें शादी किया हो, ना किया हो, ये सब थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसका बेसिक कैरेक्टर एक ही होगा।
वैसे उदारवाद के बारे में है, पहली बात। और दूसरा, इफ वी लुक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू लिबरलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स कंटेम्पररी फेज। आप जानते हैं कि हर चीज को हमें ध्यान देना है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, वी आर गोइंग टू फोकस मोर ओवर द कंटेम्पररी फेज, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान थोड़ा वर्तमान पे ज्यादा होता है, क्योंकि जब कोई हम विषय पढ़ते हैं खास तौर पे, तो वर्तमान में क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे आप देंगे, क्या आपके पास विकल्प है, उदारवादी विचारधारा को चैलेंजेस कहां से आ रहे हैं। तो इस वजह से वर्तमान का महत्व आपके एग्जाम में हमेशा ज्यादा होता है। और आप देखेंगे तीनों बेसिक एलिमेंट एक जैसे पाए जाएंगे। तीसरी बात, अब उदारवाद के अलावा कुछ चीजें की उदारवाद का बड़ा विस्तार रहा है, और आज भी आप देखेंगे दुनिया में जो सबसे प्रभावशाली उदारवादी विचारधारा है, और यहीं पे साइंस के स्टूडेंट होते हैं और जो ह्यूमैनिटीज का स्टडी का तरीका होता है, दैट इज ए बेसिक डिफरेंस। साइंस में एक ही बात होती है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। न्यूटन का एक ही प्रिंसिपल है जो माना जाता है, ग्रेविटेशन का एक ही फोर्स है, पर ग्रेविटेशन लॉ तो एक ही है। दैट कांट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मानविकी विषय में अलग है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, यानी ये है क्या, दुनिया को देखने के तरीके। दीज आर वेरियस ओरिएंटेशन, दीज आर वेरियस परसेप्शन हाउ वी आर गोइंग टू परसीव दिस वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, उन सभी की दुनिया को देखने का तरीका एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, साइंस, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम एक ही है, अलग अलग है? यही साइंस और मानविकी विषय में बेसिक फर्क आ जाता है। अब हो सकता है कि एक बार हम लोग सारे दोस्तों की पार्टी थी, सब बैठे हुए थे, किसी एक दोस्त ने मजाक कर दिया, एंड दैट वो मजाक कर दिया, उसके लिए एक मजाक थे, बहुत हल्के में उसने किया। उसकी वाइफ इस बात पे फायर हो गई, उसका तुम्हें ये मजाक लग रहा है, महिलाओं का अपमान है। सब लोग सन्न हो गए, उनका ये ऐसा सोचा ही नहीं था। यानी याद रखिए, दुनिया वही होती है, देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। एंड व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज। एक दुनिया में हम रहते हैं, एक दुनिया हम में रहती है। तो दुनिया वो देखते हैं जो है, या वो देखते हैं जो देखना चाहिए, या जो आप देखना चाहते हैं। कई बार अपने ऐसा हुआ कि मेले में भी आप अकेला फील करते हैं, और कई बार कोई आपके सामने से गुजर गया, वो दिखता नहीं क्योंकि आंखों में कोई और बसा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? इसलिए एक ही दुनिया सबको अलग अलग दिखती है, बिकॉज वी आर हैविंग वेरियस डिफरेंट आइडियोलॉजीज। हमारे जीवन का दृष्टिकोण कैसे निर्धारित होता है? हमारे विचारधारा के द्वारा। ओरिएंटेशन, आइडियोलॉजी को हम बाद में परिभाषित करेंगे। एंड व्हाट इज आइडियोलॉजी? ओरिएंटेशन। व्हाट इज आइडियोलॉजी? परसेप्शन। परसेप्शन और देखने में, इफ यू आर वॉचिंग समथिंग एंड इफ यू आर परसीविंग समथिंग, देयर इज डिफरेंस। परसेप्शन का मतलब होता है जैसा हम देखना चाहते हैं दुनिया वैसी दिखती है। अब मान लीजिए कि एक गांव का व्यक्ति, कभी गांव के व्यक्ति मेरे पास आए और बच्चे का एडमिशन करा दिया उन्होंने, और जब उनका थोड़ा बेटा उधर चला गया तो उन्होंने कहा, सर एक बात आपसे बोले, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हमने कहा, आपकी बात का बुरा मैं क्यों मानूंगा, बोलो, मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। उनका, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? उनको ऑब्वियसली पढ़ने के लिए आते हैं, ये सवाल ही पूछना ठीक नहीं है। उनका, लेकिन सर मैंने पार्क में कुछ देखा। मैंने कहा, क्या देखा? उनका, सर मैं क्या बताऊं, मैंने गांव में ऐसा नहीं देखा था। अब देखिए, उनकी विचारधारा अलग थी। उनकी विचारधारा उदारवादी थी या रूढ़िवादी थी? अभी मैं 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू पढ़ा था सलमान खान का, उनका, मैरिज इज अ डाइंग इंस्टीट्यूशन। उनसे पूछा गया क्या भाई विवाह हुआ करने का? बोलेंगे विवाह मतलब ही नहीं, साथ साथ हम रहते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया किसके साथ, क्योंकि आपका उसके बाद जानने का इंटरेस्ट ज्यादा जगह होगा। मैरिज ए डाइंग इंस्टीट्यूशन उदारवादी विचारधारा है कि रूढ़िवादी? क्या? लिबरल आइडियोलॉजी, उदारवादी विचारधारा। इसका मतलब है कि आप, कहने का सीधा सा मतलब है कि आप एक विचारधारा को लेकर चलते हैं,
इसलिए जो आपको लगता है पॉलिटिकल थियरी में कुछ भी ऐसा पढ़ने को नहीं है जो आपको नहीं पता है। बस मैं आपको याद दिला दूंगा, जो आज तक ही काम आप करते थे उसी का नाम ये उदारवाद है। नथिंग इज न्यू। अब आप अपने आप को चयन करिएगा आप उदारवादी है क्या है, लेकिन बस एक फर्क होगा, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बता देंगे वो लिखने की भाषा नहीं होगी। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग इज एंटायरली डिफरेंट। वो नोट्स की भाषा होगी, एकेडमिक लैंग्वेज होगी, लेकिन हम आम भाषा में समझाने में उदारवाद आपको ऐसा लगेगा, आप कहेंगे यार यही उदारवाद था, ये तो हम ही हैं। उदारवाद सिद्धांत है, जीवन शैली है। जीवन शैली का मतलब क्या मानते हैं? व्हाट इज जीवन शैली? क्योंकि बात याद रखिए, हर चीज को इत्मीनान से, थियरी वाला सेक्शन ऐसा होता है कि हम उससे भागने का प्रयास मत करिए, इत्मीनान से, आराम से रीड बिटवीन द लाइन्स। जब भी हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे नोट्स एकदम खत्म मत करिए, एक एक शब्दों को बहुत इंटरनलाइज करके इत्मीनान से पढ़िए। तो जब भी हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जीवन शैली, आप सबने कहते हैं जीवन शैली मतलब क्या है? अगर उदारवाद एक जीवन शैली है, इसका मतलब क्या है? खान पान, रहन सहन, पहनावा, मतलब अच्छा आपकी जीवन शैली कैसी है? अब देखिए, आपकी जीवन शैली का मतलब है, अब आप जब सुबह क्लास वगैरह के लिए आते हैं तो भगवान की पूजा वूजा करके आते हैं। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं करना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि दैट विल डिटरमाइन योर वे ऑफ लाइफ। पहला, अब मान लीजिए कि आप क्लास में आ रहे हैं और सुबह सुबह अब मैं क्या बताऊं आप क्लास में आ रहे हैं, सुबह सुबह किसी आपके बहुत अच्छे मित्र ने आपको वीडियो कॉलिंग कर दी, उसने रुको क्लास में क्या जाते, क्लास में क्या मिलेगा? आपने सोचा हाँ रुक जाते हैं, और तब तक आपका एक दोस्त आया, उसने आपको बहुत झाड़ लगाई। इसका मतलब है जीवन शैली में दोस्त का जीवन शैली क्या है, आपकी जीवन शैली क्या है, फर्क है। वे ऑफ लाइफ का मतलब है कि आप दुनिया को देखने का तरीका कैसा है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, आपका विचार क्या है। तो जीवन शैली का मतलब है दोस्ती कैसे करते हैं, दोस्ती, अच्छा दोस्ती क्या देके करते हैं, दोस्ती क्या देखकर करते हैं। मेरे एक दोस्तों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। अब मैं उन्होंने कहा था कि मेरी मदर इन लॉ का बड़ा कंसर्न था कि मेरे बच्चे दो तरीके के लोगों से विवाह न करें। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसकी, दैट मे बी इमोशनल, और उनके बच्चों ने उन्हीं दो लोगों से विवाह किया। तो सवाल ये है, अच्छा विवाह कोई उम्र होती है? आप क्या मानते हैं, विवाह कोई उम्र होती है? अच्छा बात को सीधे शब्दों में कह दें, दिग्विजय सिंह की जीवन शैली कैसी है? लिबरल। अच्छा सैफ अली खान की जीवन शैली कैसी है? उदारवादी। कैसी? पहली बार 10 साल बड़ी महिला शादी किया और दूसरी बार 10 साल छोटी महिला से। और हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो हमने ये देखा मैचिंग में 3 से साल से ज्यादा डिफरेंस है, लोग मैं 3 साल से ज्यादा डिफरेंस है, शादी उदी नहीं हो सकती। अच्छा शादी एक किया जाए या जीवन में 2-3 किया जाए? भाई सीधी सी है। व्हाट इज योर वे ऑफ लाइफ, अब बताओ। इस एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति परंपरा को, प्रथा को कुछ भी ध्यान न दे, वो क्या है? उदारवादी। मेरी मर्जी, अपनी शादी में न जाऊं तो। और याद रखिए, जिस व्यक्ति ने, उदारवादी जीवन शैली क्या है? जो व्यक्ति दूसरे की परवाह ही नहीं करता, कुछ भी पहन लेगा, टैटू लगा लेगा और रॉकेट की तरह बाल उठा लेगा, उदारवादी। मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको उदारवादी बनना चाहिए, उदारवाद का लिबरलिज्म का मतलब तो ये है। इसे लिबरल वे ऑफ लाइफ आपको देखना हो, अब आप देखें अमेरिका में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। नो बडी केयर्स अबाउट अदर्स। अच्छा हमारे यहाँ लोग परवाह करते हैं, कोई बगल में बड़ा आ जाए। अभी मैं आज ही दोस्तों मॉर्निंग वॉक कर रहा था और 2 युवा साथ साथ थे, तो देख के झिझक गए हमें,
हमने कहा अच्छी बात है, कम से कम संकोच तो है, बाद में करेंगे जो करना है। देख के तर झड़ के। इंग्लैंड अमेरिका में ऐसा नहीं है। अभी तो मैं उदारवादी जीवन शैली का विकास होते देख रहा हूं। मेट्रो में कई बार जाता हूं। पहले 10 साल पहले ऐसा सीन नहीं था। अब क्या है, मेट्रो में हम बगल में खड़े हुए हैं, बच्चा डर मन करता है। मैंने मजाक किया, और मैं क्या कर सकता हूं? दैट इज ए लिबरल वे ऑफ लाइफ। मेरी मर्जी, किसी को पसंद आए किसी को पसंद न आए। इसीलिए आप याद रखिए, कस्टम नथिंग, रिलीजन नॉट एट ऑल, कास्ट डजंट मैटर, गॉड वी डोंट बिलीव। एक ही बात में विश्वास है अपने विचार में, हम विवेकशील हैं, हम विवेकशील हैं, हम बुद्धिमान हैं, और हमें पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। नो बडी विल टीच अस दैट हाउ आई शुड लीव or lead my life. I am owner of my mind and body. मेरे मन और शरीर का मालिक कौन है? मैं। इसलिए अब इस पे कहीं टैटू बनवाना हो, टैटू न बनवाना हो, अगर मेरे मन और शरीर का मालिक मैं हूं, यह खाप पंचायत है। Who is owner of my mind and body? इसलिए अगर कोई कभी उपदेश दे आपको कि आपको ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, आप उसको बता दिए माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बिजनेस। मैं बताऊंगा कैसा कपड़ा पहनना, और मर्जी तो नहीं पहनूंगा। अमेरिका में देखो, एक इंडियन दंपत्ति अमेरिका में गया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। अमेरिका वगैरह में क्या है, जैसे वे कोई स्विमिंग में गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घर चलाएगा। वे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के, क्योंकि उनके लिए मैटर नहीं करता। अच्छा, वहां कोई देखता भी नहीं इस बात को कि बचपन से देखते आए। और हमारे दोस्तों को अट्टा कपड़ा पहन ले तो ऐसा घूर के देखें जैसे एक्सरे ले रहे हैं उसका। अजीब सी बात है। वहां दोस्तों नो बड़ी, कोई किसी से परवाह नहीं रखता। अब वहां पे उदारवादी जीवन शैली कैसी है? अब पार्क में 60 साल का बूढ़ा वॉक करता रहेगा और देख रहा है कि 70 साल की बुढ़िया वॉक कर रही, शादी कर लेंगे। मन किया 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, और मर्जी हुआ छोड़ छाड़ के अलग। हमारे दोस्तों 7 जन्मों का संबंध चलता है, इसे सारे लफड़े हैं। उदारवादी, इसे याद रखिए, उदारवादी एक ऐसी जीवन शैली है जो परंपरा को, प्रथा को बिल्कुल नहीं मानता, व्यक्ति की प्रधानता को मानता है। इसलिए युवाओं को उदारवादी जीवन शैली बड़ी पसंद आती है। युवाओं को लगता है कि यार यही तो अपने काम की बात है। याद रखिए, क्योंकि आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं या आजाद हैं। एक बात याद रखिए, फिलोसफर बड़े थॉट होते हैं, यू आर चेन्ड और यू आर फ्री, यू आर केस्ड। आप पिछड़े में बंद हैं। और पिछड़ा क्या है? प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, धर्म है, ताऊ है, पति है, इस सब लोगों ने जकड़ रखा है हमको। इसलिए उदारवादी किसकी बात करते हैं? आजादी की बात। लेकिन उदारवाद पर आगे बताने से पहले तीसरी बात आपको याद दिला दी, जो पढ़ेंगे हम। तीसरा मुद्दा ये है, जो चीज आपके सिलेबस में लिखी नहीं गई है लेकिन कंटेम्प्रेरी इशू वो है और बार बार एग्जाम में भी आ रहा है। अब आपके सिलेबस में केवल एक शब्द लिखा गया है, उदारवाद। ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम हर पार्ट को पढ़ते हैं। इसलिए आप याद रखिए, अगर पूरे सिलेबस को आप पढ़ लेंगे तो यू विल नॉट फाइंड वन टॉपिक एटलीस्ट विच इज अवे फ्रॉम सिलेबस। और कभी एग्जाम में आपको एक भी टॉपिक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम उस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लिखा नहीं गया है लेकिन वहां से सवाल आते हैं और उसका कंटेम्प्रेरी डिबेट वहां पे होता है। इसे आज जो कंटेम्प्रेरी डिबेट लिबरलिज्म में चल रहा है, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन लिबरलिज्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दैट इज नियो लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म। नव उदारवाद बनाम समुदायवाद, नियो लिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म। और दूसरा नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद वर्सेस मल्टी कल्चरलिज्म।
नवउदारवाद बनाम बहुसंस्कृतिवाद, दीज आर पार्ट्स ऑफ डिबेट ऑफ लिबरलिज्म। वैसे सिलेबस में लिखा नहीं गया है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, बल्कि नवउदारवाद बनाम समुदायवाद, नियोलिबरलिज्म वर्सेस कम्युनिटेरियनिज्म एंड नियोलिबरलिज्म वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म। ये डिबेट है कि नवउदारवाद बनाम बहुसंस्कृतिवाद और नवउदारवाद बनाम समुदायवाद। और अब लास्ट में याद रखिए, अगर हमने उदारवाद पढ़ लिया तो निश्चित तौर पर और भी आइडियोलॉजी से हम कंपैरिजन करेंगे या वर्तमान उसकी उपयोगिता देखेंगे कि व्हाट इज रेलेवेंस ऑफ एंड व्हाट इज चैलेंजेस ऑफ लिबरलिज्म इन 21st सेंचुरी। वर्तमान की बात देखेंगे क्योंकि हम आगे चल के समाजवाद भी पढ़ेंगे। विच आइडियोलॉजी इज वेरी मच रेलिवेंट और व्हाट इज ए चैलेंज फॉर 21st सेंचुरी। व्हाट इज चैलेंज फॉर लिबरलिज्म इन 21st सेंचुरी, या उसकी प्रासंगिकता क्या है या उसके सामने चुनौतियां क्या है, जो भी आप कह लीजिए। What are the various challenges for liberalism in 21st century? और एक विचारधारा को आगे पढ़ेंगे, दूसरे से कंपेयर कर लेंगे। और याद रखिए, जैसे हम उदारवाद को पढ़ेंगे तो एक काम आप करना है, अब उदारवाद को पढ़ लिया, फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाएंगे। उदारवादी स्वतंत्रता क्या मानते हैं, समानता क्या मानते हैं, डेमोक्रेसी क्या मानते हैं, न्याय को मानते हैं, अधिकार, यही पूरा आपका सिलेबस हो गया। यही तो है सिलेबस। अलग से बाहर बाहर वही एक ही चीज आएगी। उदारवाद पढ़ा, फिर उसमें ये ढूंढने का प्रयास, पहले एक विषय स्पष्ट कर लिया। और हम सबसे अच्छा तरीका तो उदारवाद बताते, फिर उससे स्वतंत्रता, लोकतंत्र सब कुछ बता देते। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले एक एक विचारधारा बता देंगे, फिर एक एक की कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। लेकिन इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, हर तरीके से पढ़ा जा सकता है। शुरू करेंगे यहां से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। पहला, उदारवादी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। आपको हम याद दिला दें कि लिबरल आइडियोलॉजी वॉज इमर्ज इन यूरोप। उदारवादी विचारधारा का आरंभ यूरोप में हुआ, इंडिया में नहीं। इसे कई बार हमें थोड़ा सा समझने में कई बार समस्या आती है, लेकिन जिस शहरी समाज में आज आप रह रहे हैं उसमें समझना बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन ये बात जानते हैं कि आइडियोलॉजी कोई विचार है, कोई सिद्धांत है, तो निश्चित तौर पर उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक। कोई चीज निर्वात में तो नहीं होती। नथिंग एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो दैट इज ट्रू फॉर लिबरलिज्म टू। अब जरा देखेंगे 16वीं शताब्दी का यूरोप, आखिर में उदारवाद उत्पन्न कैसे हुआ, 16वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ क्या। आप जानते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द 16th एंड 17th सेंचुरी यूरोप। कुछ चीजें वहां बड़ी इंटरेस्टिंग आई। जैसे पहला, 16th सेंचुरी यूरोप में या 16th सेंचुरी यूरोप के पहले समाज का चिंतन धार्मिक ज्यादा था, आस्था प्रधान ज्यादा था। अच्छा, आपका चिंतन कैसा है, रेशनल और रिलीजियस? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ, यही वे ऑफ लाइफ की बात होती है। अभी मैं वे ऑफ लाइफ की बात आ गई तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और अब देखिए, विषय को समझने का मतलब किसी बात को आप उससे जोड़ ले, तब तो अपने विषय समझाया आपने। अगर विषय केवल किताब तक रह गया, फिर मामला वो गड़बड़ है, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, पढ़ना बोझ लगेगा। और जब तक पढ़ना बोझ लगेगा तब तक हमारा टास्क पूरा हो नहीं पाता। हमें जिस दिन पढ़ना आसान लगने लगे, फिर किसी विषय को आप मास्टरी कर सकते हैं, तब प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर पढ़ना आसान लगेगा तो आपको कोई भी घटना उसे आप देख लेंगे। और जैसे मैं अभी किस दिन न्यूज पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है। एक व्यक्ति ने एक आंदोलन चला रखा है, उसके लिए वो कोर्ट में पिटीशन भी लेकर गया है। उसने कहा है
जैसे कई बार अपने फॉर्म में लिखा होगा कि जब भी वाइल वी आर फिलिंग अप एनी फॉर्म्स, चाहे एडमिशन के लिए चाहे और किसी काम के लिए, तो हमारा पूछा जाता है, जैसे कि पहले जेंडर पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है, रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये रिलीजन पूछे जाते हैं। उसने कहा है एक कॉलम ऐसा होना चाहिए नॉन बिलीवर्स, वो जो नास्तिक है वो कहां भरे? नास्तिक के लिए कोई फॉर्म है ही नहीं है। इससे पहले क्या था कि मेल फीमेल, अब थर्ड जेंडर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जेंडर में तो ऐसा हो नहीं सकता बिना जेंडर का, थर्ड जेंडर हो सकता है, फोर्थ अभी नहीं आया है। लेकिन रिलीजन में नॉन बिलीवर्स हो सकता है। दिस इज ए लिबरल आइडियोलॉजी। और नॉन बिलीवर्स का मतलब उनका उसका कहना था कि हमारे यहाँ, और ये भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, जब आप कास्ट को फिलअप करते हैं तो इसमें कहिए विदाउट कास्ट, ये नहीं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ये लिबरल थिंकिंग, उदारवादी चिंतन। कई बार आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, परंपराएं, प्रथाएं, हमारे अंदर ऐसी जकड़ी होती है, हम किसी को टाइटल से संबोधित करते हैं, और पंडित जी कैसे हैं, या उसका नाम नहीं है क्या पंडित जी बुला रहे नाम से, और मौलवी साहब आप कैसे, सिंह साहब आप कैसे हैं? अरे सिंह साहब क्या है, मौलवी साहब क्या, पंडित जी क्या, नाम से बुलाइए, टाइटल से नहीं। दिस इज ए लिबरल ओरिएंटेशन। अच्छा, एक बात मैं क्लेरिफाई कर दूं, मैं कोई बात जब पढ़ाने के दौरान किसी चीज का प्रयोग करता हूं तो ये बिल्कुल ना समझा जाए कि मैं वैसा हूं। मैं समाजवाद बताऊंगा समाजवादी बन जाऊंगा, नारीवाद बताऊंगा नारीवादी बन जाऊंगा। पर टीचर का तो यही रोल होता है। इससे ये कई बार मैं गांधी बताता हूं तो लोग ये समझते हैं यार मैं ही गांधी जैसा, ना दूर दूर तक नहीं हूं मैं। तो दैट आई शुड क्लेरिफाई कि मैं वैसा, आप उससे मुझे समझने का प्रयास मत करिए, और मैं क्या हूं बताने की आवश्यकता नहीं, आपको तो विषय पता होना चाहिए। तो आप याद रखिए 16th सेंचुरी में यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, वैज्ञानिक खोजे हुए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगा, न्यूटन का लॉ का नियम आया, बेकन, गैलीलियो, वहां पर पूरे फिलोसफर, मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, यानी ये सारे भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इन लोगों ने धार्मिक चिंतन से अलग चिंतन शुरू किया। इसका मतलब है पहली बार यूरोपियन समाज में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रमोट्स द रेशनल थिंकिंग। आप देखेंगे 16th सेंचुरी यूरोप इज ए सेंचुरी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन टू। वैज्ञानिक क्रांतियां होनी शुरू हुई, और वैज्ञानिक क्रांति के बाद जितनी मान्यताएं जब खोजी गई, वैसे आपको और एक सामान्य सा परिप्रेक्ष्य बता दें, विज्ञान और धर्म आपस में विरोधी है या नहीं है, बड़ा डिबेट हो सकता है, और कई बार ऐसे में लिखा भी जाता है, पूछा भी जाता है। लेकिन एक सामान्य सी बात बता दें, एक तरीका ऐसा है जहां पर ऐसा लगता है कि साइंस एंड रिलीजन स्टैंड अपोजिट विथ ईच अदर। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको बता दें, क्योंकि धर्म आस्था पे होता है, विज्ञान तर्क पे। दूसरी बात है, आप धर्म को मानते हैं तो आप मानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने, अगर बाइबल की बात करें तो उसमें माना जाता है परमपिता परमेश्वर स्वर्ग से आए, 7 दिनों में पूरी क्रिएशन करके चले गए सृष्टि का, एक दिन का छू मंत्र, उसके बाद सब नदी पहाड़ी सब बन गए। ऐसे से 7 दिन में उन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। फिजिक्स का सिद्धांत इस बात को नहीं मानता, फर्क आप देख लीजिए। और पहली बार यूरोप में बेकन ने कहा था, ईसाई धर्म की मान्यता है कि सूरज घूमता है पृथ्वी के आसपास। जब पहली बार ब्रूनो ने कहा ना 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 ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन रादर देन वाइस वर्सा, ये जो पृथ्वी है वो सूरज के आसपास घूमती है, ना कि सूरज घूमता है। इस बात के लिए ब्रूनो को अपनी जान देनी पड़ी। लोगों ने कहा तुम ईसाई धर्म के खिलाफ जा रहे हो, ईश्वर की मान्यताओं के खिलाफ जा रहे हो। आप याद रखिए, इसीलिए आज का यूरोप ऐसा है, 16वीं शताब्दी का ये परिणाम है। यूरोप के अगर 100 लोग यूरोप में है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, 100 में 30 तो नॉन बिलीवर है, एथिस्ट हैं, वो धर्म को मानते ही नहीं। क्योंकि कहते हैं
कि हम विज्ञान की बात होनी चाहिए, तर्क की बात होनी चाहिए। इसे आप इधर के विज्ञान धर्म और आस्था को पीछे करता है। एक नहीं, 1000 एग्जाम्पल आपको बता दें। अच्छा, पहले इंडियन सोसाइटी में क्या होता था, अगर किसी की बीमार हो गया, नजर लग गई, नजर। और कई बार तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं सर ये कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, ऊपरी हवा है। आस्था वाले ऊपरी हवा है, दिखी तो नहीं कभी ऊपरी हवा है। अच्छा, किसी डॉक्टर के पास जाए तो क्या कहेगा, वो ब्लड प्रेशर लेगा, रिपोर्ट लेगा, ऊपरी हवा देखेगा। इसे आप याद रखिए, साइंस एंड रिलीजन स्टैंड अपोजिट विथ ईच अदर। और जैसे वैज्ञानिक खोजे हुई, उस समय ये माना जाने लगा इस दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान मानवीय विवेक से संभव है। और बात सीधी सी है, जब मानवीय विवेक का प्रभाव बढ़ेगा, ईश्वर का प्रभाव नीचे आएगा। अब मान लीजिए कि गणेश जो दूध पीने लगे, धार्मिक व्यक्ति तो मान लेगा। फिजिक्स का प्रोफेसर इस बात को आश्चर्य करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये मूर्ति दूध कैसे पी सकती है, आई हैव ए डाउट ओवर दैट। विज्ञान संदेह करना सिखाता है, धर्म आस्था। विज्ञान रीजन की बात करता है, धर्म क्या बात करता है कि किताबों में जो लिख दी गई ईश्वर के जो क्रिएशन है, दैट इज अ समथिंग इन विच वी मस्ट हैव ए फेथ। पहली बात, यूरोप में पहली बात ही आई। और आप देखेंगे वैज्ञानिक चिंतन हो जाना है बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे वैज्ञानिक चिंतन बढ़ेगा, समाज में धर्म जाति इन सब चीजों के महत्व अपने आप नीचे आ जाएंगे। यूरोप में ऐसा हुआ। दूसरी बात क्या हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है क्वालिटेटिव चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, औद्योगिक। फ्रॉम पीसेंट बेस्ड इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, दैट वाज शिफ्ट इन इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थव्यवस्था चेंज हुई। और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे उद्योग आगे बढ़े, समाज में एक नया सोशल चेंज भी हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ, व्हाट वाज अ न्यू सोशल चेंज, एक नया सामाजिक परिवर्तन कैसा हुआ। नया सामाजिक परिवर्तन ये हुआ, सामंतों के बजाय पूंजीपति समाज के सबसे सम्मानित सदस्य बन गए। भाई पहले सामंतवाद क्या था, जो जमीन का मालिक था समाज में सबसे प्रभावशाली वो था। अच्छा, आज भी आप देखें गांव में, पहले अरे भैया जमींदार थे। अच्छा बताइए, आज रिलायंस का महत्व है या गांव के जमींदार का? अजीम प्रेम जी का महत्व है आपके गांव के जमींदार का? एक जमाना था जब राजा है, महाराजा है, क्यों इतने बड़े सामंत रियासत के मालिक हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, यानी जैसे उत्पादन का साधन बदला, वैसे सोशल चेंज आ गया। अ न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन यूरोप, अ न्यू कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज इन यूरोप, न्यू बुर्जुआजी क्लास इमर्ज इन यूरोप। एक नया पूंजीवादी वर्ग आया, सामाजिक परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता, फ्यूडल था, फ्यूडल लॉर्ड था, जमीनों का मालिक था। और कैपिटलिस्ट का मतलब है जो कल कारखानों के पूंजी के मालिक थे, दे वर द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट अब चौथा। अब आपको यह दिला दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स देयर इज इकोनॉमिक चेंज, साइंटिफिक रेवोल्यूशन मीन्स देयर वाज सम चेंज ऑफ वे ऑफ लाइफ। और आप याद रखिए, जब समाज में अर्थ का परिवर्तन होगा, समाज में समाज का परिवर्तन होगा, तो समाज में पॉलिटिक्स पर उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसे आप देखेंगे, राजशाही के खिलाफ भी लोगों ने आवाजें उठाने शुरू कर दी। इस वजह से उसका परिणाम क्या हुआ कि नाउ द पीपल स्टूड अगेंस्ट द मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजशाही, एंड दे ऑल्सो स्पोर्ट अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ चर्च।
इनके भी खिलाफ लोग बोलने लगे। और सच पूछिए, इनके बजाय इवन यूरोप मूव्स टुवर्ड्स समहाउ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहीं से लोकतांत्रिक शासन का आधार भी रखना शुरू हो गया। यहीं से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों ने कहा ना ना भाई देखिए, संविधान का शासन होगा, महाराजा का नहीं। फिर लोगों ने कहा, क्योंकि एक बात याद रखिए, चर्च एंड इवन मोनार्की दे वर अपोजिंग द काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो चर्च की मूल मान्यता थी, चर्च ये कहा करता था कि बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित करना जीवन में अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारी हिंदुज्म की बेसिक फिलोसफी ये थी। आपको याद दिलाते हैं, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपको लगता है कि नॉर्थ इंडिया जो पिछड़ा हुआ है, पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया इकोनॉमिकली सोशली इज मोर बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब उसका बहुत सारे लोग कारण बताते हैं कि भाई हिस्टोरिकल था, सामाजिक फैक्टर थे। उसके पीछे एक मान्यता भी थी, चिंतन भी था, फिलोसफी भी थी। एंड दैट वाज अ फिलोसफी, कम खाए बनारस मरे। इसका मतलब है लोगों की मोक्ष की चिंता ज्यादा थी, भौतिक संपत्ति की, मोक्ष की। और जब मोक्ष की चिंता ज्यादा होगी, दैट वाज अ बेसिक बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसलिए आप देखें, क्रिश्चियनिटी की मूलभूत मान्यताओं का विरोध करके प्रोटेस्टेंट रिलीजन वहां पे आया। प्रोटेस्टेंट ने इस बात को नहीं माना। इस वजह से आप देखेंगे यूरोप में एक नया वैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा था, सामाजिक परिवर्तन हो रहा था, आर्थिक परिवर्तन हो रहा था। इसलिए पुराने विचार, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदला। और ये इसका मतलब है, सीधे बात कह दें, यूरोप का समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, राजा के शासन से लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था, और समुदाय के शासन से व्यक्ति आधारित चिंतन तरफ आगे बढ़ रहा था। एक ही चीज को कहने के तमाम तरीके हैं, बात सीधे से कहेंगे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्री क्या लाती है? अर्बनाइजेशन। शहर क्या लाता है? उद्योग क्या लाता है? शहर। और एक बार याद रखिए, मार्क्स जैसे क्रांतिकारी विचारकों ने भी बात मानी। पहली बार शहरों ने लोगों को आजाद कर दिया। लोगों को आजादी किसने दी? शहरों ने। अच्छा, जो लोग गांव से सीधे शहर में आ गए, आजादी महसूस कर रहे हैं कि नहीं? आजादी संविधान देता है, शहर देता है। यही संविधान गांव में भी है, लेकिन वहां पार्क में बैठने का मौका कभी आपको मिला कि नहीं? क्योंकि वहां ताऊ की नजरें सीसीटीवी से भी तेज है, और वहां हर आदमी जानता है हमें। वो जानता है, कोई भी आदमी। यहाँ तो पड़ोसी नहीं जानता। वहां अगर 2 किलोमीटर दूर आप किसी से मिल रहे हैं तो गांव का आदमी कहे, अरे ये हमारे गांव का बच्चा है, ये किसी की कौन है? ये वो संदेश आपके घर तक पहुंच जाएगा बिना किसी सर्विलांस के। इसलिए शहरों ने आजादी दी, नया क्लास दिया। और याद रखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, और इसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने किस विचारधारा को जन्म दिया? उदारवाद। अब जरा सोच के देखिए, इसमें बहुत पढ़ने की बात नहीं है कि आज जिस दिल्ली में आप रहते हैं, क्या यही कंडीशन नहीं है? यही लगभग यही कंडीशन तो चल रही है। और इसलिए जहां जहां ये परिस्थितियां होगी, उदारवादी विचारधारा आएगी। अब आपको क्या चाहिए? उदारवाद वही मांग करता है। अब ऐसी परिस्थितियों में अब हम देखें उदारवाद का मतलब क्या है। पहला, और एक एक बात बड़ी आराम से समझना है, हड़बड़ी करके नहीं। उदारवाद के अगर हम बेसिक मतलब देखें तो पहला, मतलब कई डायमेंशन बांट ले। देखिए, चीजों को पढ़ने का तरीका क्या है, कई डायमेंशन बांट ले। कम से कम वो डायमेंशन जो हो सकता है आपके नोट्स में भी ना हो, थोड़ा 2-4 बढ़ा दें।
जो डायमेंशन आपके नोट्स में ना हो या जैसे थोड़ा सा अलग तरीके से हम आपको बता दें, बात वही है। और जब आप भी पढ़िए कोशिश करिए कि अच्छा इसको और नए तरीके से कैसे अरेंज किया जा सकता है, विषय वस्तु एक ही है। तो जब इस वजह से जो हम बताते हैं उस विषय वस्तु को तो मानिए, लेकिन उसको देखने का और भी नजरिया तो एक पर, यार सर ने तो ऐसा बताया कि ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, उससे क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, वो हमेशा हेल्पफुल होती है। जैसे पहले जरा देखें, व्हाट इज अ फिलोसॉफिकल एजम्पशन ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद की दार्शनिक मान्यता क्या है। व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद की दार्शनिक मान्यता क्या है। अच्छा, जब कहते हैं फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल का मतलब है उसका इसेंस, उसका मूल। जब हम फिलोसफी की बात करें, फिलोसफर का मतलब यह नहीं समथिंग मेटाफिजिकल, वो फिलोसफी का मतलब यहाँ पे नहीं है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, फिलोसफी का मतलब ये नहीं है। किसी भी चीज की जब हम फिलोसफिक शब्द का प्रयोग करते हैं लिटरल टर्म्स में, व्हाट इज इसेंस ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट इज रूट कॉज ऑफ लिबरलिज्म, या व्हाट इज बेसिक आइडिया बिहाइंड लिबरलिज्म, दैट इज फिलोसफिकल। उसकी फिलोसफिकल मान्यता क्या है। पहला, उदारवाद का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज रेशनल। उदारवाद की मूल मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे की पहचान है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल नोज हिज इंटरेस्ट बेस्ट। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे बुरे की पहचान है और व्यक्ति अपनी भलाई के लिए कार्य करता है। Each and every individual is looking for serving his or her own interest. प्रत्येक व्यक्ति अपनी भलाई के लिए कार्य करता है। इसका सीधा सा मतलब है, अब देखिए यही मान्यता कही किसने, लॉक ने, बेंथम ने। जो विचार में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉक का विचार हमें थिंकर पढ़ना है तो यहां बस केवल उनका नाम लिख देंगे ब्रैकेट में, लॉक, बेंथम। बस यही फर्क होता है, रेफरेंस ऑफ लॉक या जॉन लॉक एंड जेरेमी बेंथम, लॉक एंड बेंथम। अब अगर आप देखेंगे यानी उदारवाद की फिलोसफिकल मान्यता क्या है, व्यक्ति अपनी भलाई की इच्छा रखता है या दूसरे की, अपनी। इसका यह मतलब नहीं है दूसरे का व्यक्ति नुकसान करना चाहता है, इसका यह मतलब नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल दूसरे की बुराई करना चाहता है, दूसरे के पास जेलसी रखता है, नहीं। लेकिन व्यक्ति का अपने से सरोकार होता है। इसी बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। अगला पॉइंट, बेंथम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। ईच एंड एवरीबडी वांट टू मैक्सिमाइज हिज और हर ओन प्लेजर। प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, कौन आप लोग हैं जो जानबूझ के इसी के सामने बैठते हैं।
और दूसरा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सुख के लिए। इसका मतलब है उदारवाद का मूल आधार क्या है? हम अपने सुख की तलाश में रहते हैं और पहला, हमें अपने फायदा चाहिए। ये मानव का स्वभाव है। यानी मानव परोपकारी है या अपने हितों को देखता है। अब इसी बात कहने के तरीके अलग अलग हैं। अगला पॉइंट, J.S. मिल ने कहा, J.S. मिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है। इसीलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। Even we can ensure the interest of entire community if individual is allowed to go alone. याद रखिए, व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। क्यों? उदारवाद की मूलभूत मान्यता क्या? पहला व्यक्ति विवेकशील है। पहला विवेकशील है तो अच्छा बुरा जानता है। दूसरा, अच्छा बुरा जानता है तो उसको कोई और व्यक्ति बताएगा नहीं। और समाज किससे मिलकर बनता है? व्यक्ति से। तो हर व्यक्ति खुला छोड़ दिया जाए, समूचे समाज की भलाई कैसे हो जाएगी? हर व्यक्ति विवेकशील है। बात याद रखने की बात है। हर व्यक्ति विवेकशील है, अपना अच्छा बुरा जानता है। कोई व्यक्ति अपना नुकसान करना चाहेगा, भला करना चाहेगा। और कोई व्यक्ति अपना भला करना चाहेगा, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई खिलाड़ी बन जाएगा, कोई प्लेयर बन जाएगा, पूरे समाज की भलाई हो जाएगी। इसी बात याद रखिए। इसलिए एक खास बात है, जब उदारवाद के फिलोसफल मान्यता देखेंगे, ये बिल्कुल ये नहीं मानते व्यक्ति को परिवार नहीं बताएगा। इसे उदारवाद के लिए परिवार इकाई है नहीं, फैमिली इज नॉट ए यूनिट। धर्म इकाई है नहीं, परंपरा प्रथा को नहीं मानती है। इसे उदारवाद किसके खिलाफ रिएक्शन है? रूढ़िवाद के खिलाफ। इट इज रिएक्शन अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। अगला पॉइंट, इससे उदारवादी रूढ़िवाद के विरोधी हैं। Therefore, liberals always oppose the conservative ideas. उदारवादी रूढ़िवाद के विरोधी हैं। रूढ़िवाद कह लीजिए, या कभी कभी इससे और नाम दिया था कंजर्वेटिज्म को, क्या कहेंगे आप? अनुदारवाद। रूढ़िवाद का एक हिंदी में और नाम अनुदारवाद। आप बताइए, आप रूढ़िवादी हैं, उदारवादी हैं? आप क्या है? अच्छा, कुछ लोग दूसरे कपड़े पर ऐसे हाथ रख के मुस्कुराते हैं। ये देखिए, ये पहनने का तरीका है। रूढ़िवादी लोग रूढ़िवादी हैं। कई लोग दोस्ती करने में पहले बहुत इंक्वायरी करेंगे, कहाँ का है, किस। अगर यहाँ पे रहना है, पहले देखेंगे राजस्थान वाले राजस्थान को ढूंढेंगे, यूपी वाले यूपी को। ये कंजर्वेटिज्म है, उदारवाद है। उदारवादी कौन है? यहां से रह के ऑस्ट्रेलिया में चैटिंग कर रहा है, लिबरल। और ये देखिए, हमारे समाज में तो लोगों ने नया कौन सा रूढ़िवादी और नया लव जिहाद। लव जिहाद, जहां लव हो गया वहां जिहाद कहां होगा? याद रखिए, उदारवाद है। उदारवाद में देश काल समाज की कोई बाउंड्री नहीं है दोस्तों, न उम्र की सीमा हो। उम्र में क्या मतलब होता है? 18 साल के ऊपर सब कुछ ठीक है। हाँ, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं।
कोई बात करने के लिए किसी को पकड़ लिया, उदार बात ना, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। यानी जो आपके साथ बात करना चाहे बात करिए, आपकी मर्जी है, इसलिए जी लो जिंदगी, मर मर के जी लिया, अब तो जीने दो। और दोस्तों, हमें जीने से रोका किसने? इस वाहियात से। दैट इज फिलोसफिकल एजम्पशन ऑफ लिबरल्स। इसलिए अच्छा आप बताइए, आप जहां पे रहते हैं उनको कहते हैं लैंड लॉर्ड। लॉर्ड चले गए, लैंड लॉर्ड बाकी है। आपका कोई लॉर्ड नहीं है। और जब आप अपने हितों को जानते हैं, भगवान के पास जाने की आवश्यकता है या खुद अपना जीवन जीने की आवश्यकता है? भगवान के पास नहीं, यू आर द मास्टर। अब बताइए, देखिए धर्म की मान्यता क्या है? परमपिता परमेश्वर, यानी परम पिता का, हमारे पिता का भी जो पिता है वो ईश्वर है। और हम तो अपने पिता को नहीं मानते, तो परम पिता क्यों मानेंगे? ये बताइए, हमारे जीवन का मालिक कौन? मैं। इधर के न मेरे कोई आगे न मेरे कोई। और इसीलिए देखो यूरोपीय ऐसे जीवन जीते हैं, झोला उठाए पूरी दुनिया घूमते हैं वो। अच्छा, यूरोप और अमेरिका में पूरी जीवन शैली उदारवादी है। एक साल कमाएंगे, एक आध मकान खरीद लेंगे, फिर बेच के झोले के निकल जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है? अगर आदमी घर बेच दिया, अरे सम्मान बिक गया, पता नहीं क्या क्या बिक गया। और कई बार दोस्तों, अब हमारे यहाँ शादी, आपको युवा अवस्था में आप हैं और ये ड्रामा पूरे परिवार में चलता होगा, बेटा बेटी शादी नहीं कर रहा, ये देखो माँ बाप की नाक कटा देगा। नाक की चिंता मत करो दोस्तों, बेकार की बातें हैं सब। जो ठीक लगे वही करो, गलत हो जाएगा दूसरा एक्सपेरिमेंट करो। साइंस। इसलिए अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, बड़ा अच्छा, वो कहें कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, और हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, लेकिन सफल न होने के डर से एक्सपेरिमेंट करना बंद मत करिए। उदारवाद। इसे दोस्तों हम नहीं जानते हम किस समाज में हैं, किस धर्म में है, बस ये मैं जानता हूं कि विवेकशील में। ये फिलोसफिकल मान्यता इनकी। अब बताइए, चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, उदारवादी इस बात से डिगेगा नहीं। कोई उदारवादी होगा इसकी बेसिक मान्यता को पकड़ के चलेगा, वो उससे खिसक नहीं सकता। वो रॉल से लेकर नॉजिक से लेकर सभी ही बात करते हैं, कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे एकदम लेटेस्ट उदारवादियों की बात करते हैं, वो भी बात करते हैं, नॉजिक नहीं बात करें। अगला पॉइंट, फिलोसफिकल में एजम्पशन है क्या? रॉल्स तक, नॉजिक तक। अगला, ये तब हम बाद में क्लासिफाई कर देंगे कौन नियो है कौन ये है, लेकिन उनकी बेसिक मान्यता एक ही जैसी है, नॉजिक। नॉजिक ने NOZICK। अब एक ही बात है, कहने के तरीके के अलग अलग है। अदर की बात एक है, इसमें सारी बात को भी याद दिला रहे हो, फिर क्लासिफाई कर देंगे कौन क्लासिकल है कौन नो है। मान्यताएं तो एक ही है। नॉजिक ने क्या कहा? आत्म स्वामित्व का सिद्धांत देते हुए कहा, नॉजिक ने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ओनरशिप, आत्म स्वामित्व, नॉजिक ने आत्म स्वामित्व प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ ओनरशिप का सिद्धांत देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और उसकी क्षमताओं का स्वामी है। Each and every individual is a master of his capacities, प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमताओं का, उसके प्रतिभा का वो स्वामी है, मालिक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बात एक ही है। कोई कह रहा है कि व्यक्ति सुख चाहता है पहला,
कोई कह रहा है व्यक्ति पहले आता है दूसरा, कोई कह रहा है व्यक्ति मालिक है, कोई सेंटेंस केवल अलग अलग है, बात एक ही है। इसलिए आप देखेंगे कि सेल्फ ओनरशिप का मतलब है आप किसके मालिक हैं। अच्छा, कई लोग बहुत कई लोग आते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि यार, कई लोग कहते हैं सर बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, घर की परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है। हमने कहा पहले बैठो बैठो, हमने कहा चिंता मत करो, याद रखिए एक बात, कई बार हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते, और आपकी क्षमता क्या है, सभी के दो आंखें हैं या नहीं है, तो आप दूसरे से गरीब कैसे हो गए? भगवान ने शरीर दिया कि नहीं? अच्छा, भगवान की बातें मैं नहीं करूंगा, उदारवादी कहां भगवान आ गया यार। शरीर सबके पास दिया कि नहीं दिया? एक बात याद रखिए, सबके साथ गरीब कौन है दोस्तों? क्या विचार पैदा कर सकते हैं आप जहां तक सोचना हो सोच लीजिए, कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक नहीं सकता। आपके पास दो पैर है, शरीर मिला, इतना अच्छा आंख नाक कान मिली, एक व्यक्ति दूसरे से गरीब कैसे हो गया? अब याद रखिए, कई लोग क्या कहते हैं, ना ना सर मैं गरीब हूं, मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। आज नहीं कल आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़े मालिक अब जमीन के हैं, शरीर के हैं। मालिक आप अपने बुद्धि के हैं, बैंक अकाउंट के हैं। बुद्धि से बैंक अकाउंट आया, बैंक अकाउंट से बुद्धि आई, कैसे आया? इसलिए याद रखिए, यकीन मानिए, अब आप अपने विचारों के मालिक हैं, शरीर के मालिक हैं, इसे दूसरा कोई व्यक्ति आपका मालिक नहीं हो सकता। और आज नहीं तो कल आप इसी क्षमता से, इसी प्रतिभा से आप मालिक किसके हैं? अपनी क्षमता के। और इसलिए नौजिक जैसे लोग क्या कहते हैं, अगर कल के लिए आप सिविल सर्वेंट बन गए, उसमें किसका योगदान होगा? किसी का नहीं। इसलिए ये उदारवादी क्या है, ये कहते भाई अगर हम कोई परीक्षा पास किया तो हमने अपनी प्रतिभा क्षमता का प्रयोग किया, तो हमने अपनी प्रतिभा क्षमता का प्रयोग किया है, तो इसके लिए मैं किसके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करूं? किसी के प्रति नहीं, सिवाय अपने। नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स नॉट एट ऑल। यूनिवर्सिटी सवाल ही पैदा, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, मैं। कौन उत्तरदायी? मैं उत्तरदायी हूं। मैं का मतलब सब मैं, दूसरा कोई है ही नहीं है। ये उदारवादियों के फिलोसफल मानता है, रॉल्स हामरसेन सब इसी बात कहते हैं। फिलोसफल मान्यता इनकी अलग अलग नहीं है, कहने शब्द अलग है। अब देखिए रॉल्स ने क्या कहा, अगले कीजिए, जितने उदारवादी सबके नाम मैं बता दे रहा हूं आपको। अगला, रॉल्स ने इसी दार्शनिक मान्यता को रॉल्स ने उदारवाद किसी दार्शनिक मान्यता को व्यक्त करते हुए कहा, कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। हिंदी में कहे, अब देखिए सेल्फ का अनुवाद आप क्या करेंगे? क्या? स्व। अच्छा, बड़ा विशुद्ध भाषा में मैंने देखा किताबों में आत्मन, कई बार हम, आत्मन, मैं, जो भी अनुवाद आप कर सकते हैं। सेल्फ इज आप, प्रायर पहले हैं, इंड साध्य से। अच्छा, जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? इंड का मतलब क्या है? इंड का मतलब खत्म होना नहीं, इंड का मतलब साध्य। एक होता है मीन्स, दूसरा होता है इंड। एक होता है साधन, दूसरा होता है साध्य। तो आपके जीवन का साध्य क्या है? लक्ष्य, उद्देश्य आपके जीवन क्या है? साध्य कहिए, लक्ष्य कहिए, उद्देश्य कहिए। सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, तो आपके जीवन का साध्य क्या है? भाई अभी तो आप साध्य दिख रहा है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, साध्य आपके जीवन का। अब बताइए,
आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ये किसने डिसाइड किया, आपने या किसी और ने? सेल्फ इज प्रायर टू इट्स। जीवन के सारे लक्ष्यों का निर्माता कौन है? मैं। इसलिए पहले मैं आया, पहले परिवार आया? मैं। पहले मैं आया, पहले समाज आया? पहले आप आए या पहले दिल्ली आई? क्या पहले फर्स्ट यू और फर्स्ट दिल्ली? पहले आप आए या पहले दिल्ली आई? कौन कह रहा पहले दिल्ली आई? दिल्ली ने आपको ढूंढा या आपने दिल्ली को ढूंढा? आपने दिल्ली को ढूंढा। यू हैव डिस्कवर्ड दिल्ली। और याद रखिए, आपकी मर्जी है कि आप और भी कहीं जा सकते हैं। इसे जरा सोच के देखिए। इसलिए उद्देश्य क्या है? शादी आप करेंगे, ताऊ करेगा? भाई कोई भी इंड आप देख लीजिए, पार्टनर की तलाश सेल्फ। यानी हम हैं तो विवाह है, हम हैं तो रोजगार है, मैं हूं तो दिल्ली है। इसे उदारवाद की फिलोसफिकल मान्यता एक है, व्यक्ति है तो सब कुछ है, तो सब कुछ है। अच्छा, एक ही बात आपको नहीं लग रही है? और घुमा घुमा कहने के तरीके अलग अलग है, शब्द ही तो है अलग अलग। ये बात आपको ऐसे लग रही होगी जैसे कि भारत की सारी फिल्में देखिए, सारी फिल्मों का मूल थीम क्या है? लव स्टोरी। अब वो बात अलग है कहाँ दुर्घटना कर रही है, और लव स्टोरी किसके किसके बीच में, कभी सब इंस्पेक्टर, कभी एक व्यक्ति आ जाएगा, कभी पिता पुत्र के बीच हो जाएगा, कभी दो फुक्कड़ के बीच हो जाएगा। और आजकल तो नया जमाना आ गया है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये उदारवाद है, यही उदारवाद दोस्तों। अब टीचर स्टूडेंट के बीच ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। यहां पर रूढ़िवादी होंगे या उदारवादी होंगे? अब ये देखो, अब बताइए जरा, आजकल की फिल्में कैसी है? मैंने चीनी कम देखा, मुझे 60 साल का बूढ़ा, अब क्या मैं बताऊं? सुबह सुबह नहीं बताऊंगा। हाँ, ये बात जरूर सुननी है। यदि ये देखकर आपको कैसा लगता है? एक बार दोस्तों हम लोग घर में डर्टी पिक्चर देख रहे हैं, मेरे ताऊ जी अचानक आएंगे, राम 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 राम, क्या देख रहे हो? हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये उदारवादी है, और उसका उदारवादी जीवन शैली बढ़ती जा रही है दोस्तों। गांव में गया, गांव के बच्चे हॉलीवुड की फिल्म देख रहे थे। मैं कह रही, ये क्या देख रहे हो? तो देखना क्या है, समझना क्या है, देखना है क्या है आप। इसे फिलोसफिकल बेस, एक ही बात को कहने के तमाम तरीके हैं। उदारवाद का फिलोसफिकल बेस चेंज नहीं हुआ तो क्या पहला चरण, क्या दूसरा चरण, क्या तीसरा चरण? उदारवाद का बेस तो एक ही चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ चेंज होता गया है। चेंज आने से पहले जरा दूसरा डायमेंशन बता दें। अगर दार्शनिक डायमेंशन है, इसका मतलब मूल डायमेंशन, जरा सामाजिक देखें, आर्थिक देखें, ये चीजें कैसे आगे बढ़ी। तो पहला, अगला हेडिंग, उदारवाद का आर्थिक आधार, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद का आर्थिक आधार, पहला पॉइंट, उदारवाद का आर्थिक आधार पूंजीवाद है। The economic base of liberalism is capitalism. उदारवाद का आर्थिक आधार पूंजीवाद है। अच्छा, एक बात याद रखिए, मार्क्सवाद को तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मार्क्सवादियों से पूछा गया क्या था उदारवाद के बारे में बताओ मार्क्स बाबा। उनका उदारवाद, ये कौन सा वाद आ गया?
होगा क्या बात करते हो मार्क्सवादी जो उदारवाद इंग्लैंड से है, लॉक है, बेंथम, ये सब क्या है? उनका फिर नाम पहले ठीक करो। मार्क्स ने कहा ये उदारवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, एक ही शब्द है जिसका नाम क्या है? पूंजी। मार्क्सवादियों का मानना अलग है। मार्क्सवादी उदारवाद कोई ऐसी कोई शब्द ही नहीं है। अभी बात अलग है भाई, केवल हम मार्क्स के हिसाब से उदारवाद को तो नहीं देखेंगे। नहीं, एक बात तो है, व्हाट इज द इकोनॉमिक बेस ऑफ लिबरलिज्म? कैपिटलिज्म। और आप जानते हैं पूंजीवाद क्या है? अगला पॉइंट। उदारवादियों ने बाजारवादी व्यवस्था का समर्थन किया। लिबरल्स बिलीव इन मार्केट इकोनॉमी। उदारवादियों ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया, जिसके समर्थक एडम स्मिथ, और माल्थस हैं। एडम स्मिथ और माल्थस हैं जिन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था सभी के लिए लाभप्रद होती है। The capitalist economy is beneficial for each and everyone. पूंजीवादी व्यवस्था सभी के लाभकारी होती है, ब्रैकेट में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सीधा सा मतलब होता है, और यकीनन की बात है यूरोप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पहले, भाई पूंजीवाद का मतलब बाजारवाद, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी सिंपली बात करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सामान्य सा मतलब ये है कि पहला, जहां कल कारखाने से उत्पादन होगा, पहला कल कारखानों का मालिक कौन होगा? व्यक्ति होगा, निजी व्यक्ति होगा, सरकार नहीं होगी। यानी सरकार का उत्पादन की गतिविधियों से कोई मतलब नहीं होगा, सरकार का उत्पादन गतिविधियों से मतलब नहीं होगा। और जब निजी व्यक्ति कोई चीज उत्पादन करेगा तो उत्पादन में प्रतिस्पर्धा होगी पहला, और उसमें प्रतिस्पर्धा होगी तो जो प्रतिस्पर्धा में टिकेगा उसी का सामान बिकेगा। और तुलनात्मक कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है हर व्यक्ति को अपनी मनपसंद चीजें के उत्पादन का अधिकार है। उस उत्पादन में जो टिकेगा वो रहेगा, जो नहीं टिकेगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिलीव इन इफिशियंसी, कुशलता की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, और सभी के लिए चीजें खुली हुई है। और माना ऐसा जाता है कि बिफोर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मर्केंटिलिज्म इन द एंटायर यूरोप। यूरोप में इसके पहले किसका प्रभाव था? वणिकवाद का, मर्केंटिलिज्म का। और वणिकवाद का मतलब ये था, वणिकवादी लोग ये माना करते थे, फ्रांस में विचार ज्यादा प्रभावशाली था। वणिकवाद के लोग कहा करते थे कि जैसे राज्य का नियंत्रण पुलिस पर होता है, सेना पर होता है, और राज्य के द्वारा पुलिस और सेना पर नियंत्रण इसलिए किया जाता है कि राज्य की सुरक्षा बनी रहे। अगर राज्य का नियंत्रण पुलिस और सेना पे नहीं होगा तो राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। ठीक वैसे ही राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पे भी होना चाहिए। सिमिलरली स्टेट्स शुड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, और राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होना कैसे चाहिए?
राज्य क्या करेगा? स्टेट विल डिस्करेज द इम्पोर्ट एंड इनकरेज द एक्सपोर्ट। बात को सीधे शब्द में समझ लिया जाए, अगर वणिकवाद हो जाए, चीन की सस्ती वस्तुएं भारत के बाजार में आ पाएंगी? नहीं। अगर मर्केंटलिस्ट प्रिंसिपल भारत में आप लगा देंगे तो चीन की सस्ती वस्तुओं को हम रोक देंगे और अपनी सस्ती वस्तुओं को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन इसमें खतरा ये होगा कि फिर बांग्लादेश हमारी वस्तुओं को रोक देगा। मर्केंटलिज्म के भी घाटे हैं। भाई आप अपना बाजार बचाएंगे, दूसरा भी तो अपना बाजार बचाएगा। मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी सिंपली मीन्स प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, संरक्षणवादी नीतियां। इसका मतलब है इसीलिए राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि बाहरी आयात से अपनी वस्तुओं को बचा पाए। उदारवादी ऐसा नहीं मानते। और ये भी अपने आप में दिलचस्प पहलू है, उदारवादी या मार्केट इकोनॉमी का समर्थन उन्हीं राज्यों ने किया है जिनकी इकोनॉमी हमेशा स्ट्रांग रही है। ब्रिटेन नंबर 1, अमेरिका नंबर 2। और संयोग की बात है, आज तो चीन इसको आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका पीछे खिसक रहा है। अतीत ऐसा बताया था जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रही है, दे ऑलवेज फेवर अ काइंड ऑफ लिबरल इकोनॉमी। इसलिए इन लोगों ने पहले कह दिया था मार्केट इकोनॉमी चलाओ। इसे उदारवादी वणिकवाद को, मर्केंटलिज्म को नहीं मानते और मर्केंटलिज्म को उन्होंने बदला। दे आर अपोजिंग एंटायर प्रिंसिपल ऑफ मर्केंटलिज्म। आगे एक बार बड़ा दिलचस्प है, एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। अच्छा ठीक है, उसको थोड़ा अलग अलग अभी छोड़ दिए, क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग से। अभी इतना हम से लें पूछी बात, क्योंकि बाकी चीजों को मिलाएंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता आपको हो जाए। तो मैं कैपिटलिस्ट को ही मानते हूँ उदारवादी। एक दूसरी बात यह है, तीसरा पॉइंट, तीसरा राजनीतिक विचार। इनका पॉलिटिकल आइडिया क्या है? अच्छा आपको याद दिला दें, उदारवाद जैसे यूरोप में आया, उसके पहले यूरोप में चर्च था, उसके पहले धर्म का प्रभाव था, सामंतवाद था। उदारवाद प्रगतिशील विचारधारा है या प्रगामी विचारधारा है? क्यों प्रगतिशील है? आपको याद दिला दें, वाइल लिबरलिज्म इज वेरी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो आप याद रखिए, उदारवाद ने धर्म की ताकत को तोड़ा, उदारवाद ने सामंतवाद को पीछे किया, उदारवाद ने पोप की शक्तियों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और जरा ध्यान से आप देखिए, आधुनिक युग में विच आइडियोलॉजी गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? उदारवाद। भाई बताइए, आजादी का विचार को कौन विचारधारा लाई? संवैधानिक शासन का विचार किसके द्वारा लाया गया? उदारवाद। डेमोक्रेसी का विचार किसके द्वारा लाया गया? ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आज के जमाने में जितने आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट देख लेंगे, एक्सेप्ट इक्वालिटी, लोग कहते हैं नहीं, जस्टिस तो पहले से भी था, उसका आधार अदरवाइज लिबर्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब उदारवादी लाए। और आप देखिए, परंपरा को पीछे छोड़ना, प्रथा को पीछे छोड़ना, भूख की शक्तियों पर अटैक करना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इट्स वेरी प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। प्रोग्रेसिव का मतलब जो भविष्यलक्षी हो, आगे बढ़ती हो। प्रगामी का मतलब है जो पीछे ले जाती हो। रूढ़िवाद प्रगामी विचारधारा हो जाएगी। भाई हमें क्या परंपराओं की तरफ लौटना है, प्रथाओं को बनाए रखना है, तो प्रगामी हो गई। उदारवादी ऐसे नहीं है। इसे करके राजनीतिक विचार को देखा जाए तो बड़ी ही प्रगतिशील विचारधारा लगती है।
इसे जो आज आजादी आप यूज कर रहे हैं किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? हमेशा याद रखिए, आज जो आप आजादी यूज कर रहे हैं दैट इज द गिफ्ट ऑफ लिबरलिज्म। आज जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का प्रयोग हो रहा है किसके देन है? उदारवाद का। इस मामले में बड़ी प्रगतिशील विचारधारा है। अगर हम लिखने की बात कहें, पहला उदारवादी विचारधारा राजशाही, पोपशाही, उदारवादी विचारधारा के द्वारा राजशाही, पोपशाही, सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। लिबरल आइडियोलॉजी हैज एबोलिश्ड मोनार्की, फ्यूडलिज्म एंड पेपल अथॉरिटी। पोप की शक्ति को खत्म कर दिया गया और पहली बार स्वतंत्रता, अधिकार, पहली बार स्वतंत्रता, अधिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया। फर्स्ट टाइम द नोशन ऑफ लिबर्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी स्वतंत्रता, अधिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया गया। इसीलिए यह कहा जाता है therefore it is said that उदारवादी विचारधारा का मूलाधार उदारवादी विचारधारा का मूलाधार संविधानवाद है। Constitutionalism is a foundation of liberal ideology। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक बात याद रखिए, जैसे उदारवादी विचारधारा अगर 16वीं शताब्दी में आई तो आदि किसवीं शताब्दी है? 400 साल हो गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन 400 सालों में उदारवाद का देखिए इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज हुआ। इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा चेंज हुआ, समय समय पे चेंज हो गया। 3 फेज में थोड़ी बात कर लेंगे। ये भी हम मान लेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा राज्य के कामों में थोड़ा चेंज हो गया। 2 ही चेंज होता है वो आपको दिखता है, लेकिन जो चेंज 400 साल में नहीं हुआ, पहला फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ लिबरलिज्म और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एक बात याद रखिए, जो भी उदारवादी होगा, क्या शास्त्रीय, क्या आधुनिक, क्या न उदारवादी, किस बात को मानेगा? संविधानवाद। आईएएस मेंस में पूछा गया ये सवाल है, आप प्रीवियस सवाल को आप देखिएगा, उसमें लिखा गया है राइट अ शॉर्ट नोट्स कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ प्री कंडीशन फॉर लिबरलिज्म। अच्छा, संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का सीधी से मतलब है। अब देखिए, अगर हम व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसको तो हम पॉलिटी में ही बताते हैं। बड़ा ही सिंपल शब्द है, बड़ा लोकप्रिय है, बार बार इसका यूज होता है। आपको हम याद दिलाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बात करते हैं। ये उदारवादियों की बड़ी देन है। और ये बात आप देखेंगे, इसलिए कहा भी जाता है कि आज के 400 साल में जो पहले विचारधारा उत्पन्न हुई उसका प्रभाव आज भी है। और कहा भी जाता है, हम ये तो नहीं कहेंगे उदारवाद एकमात्र विचारधारा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लिबरलिज्म इज नॉट ओनली आइडियोलॉजी विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, but its most dominant ideology that is beyond doubt। आज पूरी दुनिया में देखेंगे स्वतंत्रता मांग चल रही है, संविधानवाद,
अब तो आप देखेंगे हर देश में बात की जा रही है कि हम तानाशाही शासन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि देखिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग न्यू। संविधान तो हर जगह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये हर जगह नहीं होता, ये फर्क है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, अच्छा नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? यू कैन फाइंड आउट इवन ए सिंगल कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रेजेंट देयर। आप पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं पा सकते जहां संविधान ना हो। संविधान है क्या है? शासन को चलाने का लिखित नियम और दस्तावेज। सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के हर देश में क्या है? संविधान। लेकिन संविधान तो है, लेकिन संविधान के साथ वहां शासन कैसा है? नॉन डेमोक्रेटिक, तानाशाही है, अथॉरिटेरियनिज्म है, मोनार्की है। लेकिन आप याद रखिए, संविधानवाद में इसेंशियल फीचर है शासन डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। संविधानवाद वही होगा जहां शासन लोकतांत्रिक होगा। विदाउट डेमोक्रेसी, और लोकतांत्रिक शासन का सिंपल सा मतलब है, लोकतंत्र तो हम पढ़ेंगे ही, लोकतांत्रिक शासन का सिंपल सा मतलब है शासन जनता की सहमति से किया जाए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is based on the consent of the people। जहां जनता की सहमति से शासन होगा, कौन शासन होगा? लोकतांत्रिक। और सहमति के लिए चुनाव का आयोजन होता है, इसलिए पहला डिफरेंस ये हो गया। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनिज्म जहां पे है वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरी बात है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है वहां कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो जरूरी नहीं है, बल्कि किसका होगा? सुप्रीमेसी रूलर की हो सकती है। अब संविधान तो है, शासक ही सर्वोच्च है, यह संविधानवाद नहीं होगा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में संविधान है या नहीं है? सर्वोच्च कौन है? किम इन जुंग। और इसके बारे में रिपोर्ट ही आई कि अमेरिका से बात करने के लिए जो 4-5 लोगों को भेजा था और बाद विफल हो गए, पहले उनको ठांसा, उनको टोटे टोटे कर दिया, मार दिया उसने। उनका बेकार की बात करते हो, गए हो कुछ करके नहीं है। इस याद रखिए, अगर नॉर्थ कोरिया के शासक को भी क्लास में घुसने का मौका मिल गया, 2-4 स्टूडेंट तो मरेंगे। इसे आपको याद दिला दें, चाइना में 5 संविधान बदल गया, पाकिस्तान में 5 संविधान बदल गया, अमेरिका में फिलाडेल्फिया का संविधान लिखा गया तो आज भी वही है। इसलिए संविधान होना संविधानवाद गारंटी नहीं है। क्या होना चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रूलर। क्या होगा? यहां संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और आपको ये भी बात याद दिला दें कि जहां शासक ही सर्वोच्च होगा वहां आजादी मिलेगी नहीं। संविधान होना आजादी मिलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि शासक सर्वोच्च होगा, देयरफॉर लिबर्टी इज सप्रेस्ड। यहां स्वतंत्रता तो खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता समाप्त। लेकिन संविधानवाद में क्या होगा? लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधानवाद में संविधान के साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा।
और बात बड़ा सिंपल सी, मामला बड़ा सिंपल सा है। व्यक्ति की आजादी को कम करना है तो शासन की शक्तियां बढ़ा दीजिए, और व्यक्ति की आजादी को बढ़ाना है, शासन की शक्तियां कम कर दीजिए। इसे संविधानवाद में क्या, अब पूछेंगे संविधानवाद में क्या शासक रहेगा? नहीं, क्या रहेगा? शासक रहेगा, लेकिन वो सीमित होगा। इसे संविधानवाद ऐसा नहीं कर सरकार रहेगी नहीं, संविधान भी रहेगा, सरकार भी रहेगी, लेकिन सरकार संविधान कैसी होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। लिमिटेड गवर्नमेंट, वो सरकार कैसी होगी? सीमित। और सरकार सीमित का मतलब है, इसलिए याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होना फर्क है। संविधान तो कहीं भी हो सकता है, संवैधानिक सरकार हर जगह नहीं हो सकती। और संवैधानिक सरकार का सीमित सरकार हो, सीमित किससे? संविधान से। सीमित किससे? व्यक्तियों की स्वतंत्रता से। तो संविधानवाद में कौन बड़ा बन गया, व्यक्ति या सरकार? संविधानवाद में सरकार रहेगी, लेकिन सरकार नीचे रहेगी, व्यक्ति की आजादी ऊपर रहेगी। और इसका मतलब संविधान होना लिमिटेड गवर्नमेंट की बात नहीं करता। संविधान तो हर जगह है। तो नॉर्थ कोरिया का शासन लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। इसलिए उदारवाद ने किसका सिद्धांत दिया? संविधानवाद का। सरकार संवैधानिक होगी, विधि से सीमित होगी, संविधान से सीमित होगी। इसलिए आप याद रखिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है? संविधान भी है और संविधानवाद भी है। तो जहां जहां दुनिया में लिखित संविधान आया, जहां जहां चल रहा है, किसकी देन है? उदारवाद की। अच्छा, इसी संविधानवाद की बात कौन करता है? अजरा में स्कॉलर का रेफरेंस कुछ आपको दे दे। ये स्पष्ट है संविधानवाद के बारे में? कोई समस्या तो बताइए। इस संविधानवाद के बारे में स्पष्ट है कि नहीं? यही संविधानवाद है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, इंडिया में है। आप याद रखिए, क्या इंडिया में हम संविधान बदल सकते हैं? क्या बदल सकते हैं? नहीं। कोई काम ऐसा कर सकते हैं संविधान के खिलाफ हो? नहीं। इसे याद रखिए, सरकार कोई भी हो, उसे संविधान के नीचे जॉन लॉक ने संविधानवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा, कि सरकार अहस्तक्षेपवादी होगी। देयर शैल बी लेसेस फेयर गवर्नमेंट। सरकार अहस्तक्षेपवादी होगी। इसलिए सरकार का कार्य पुलिस राज्य जैसा होगा। पुलिस स्टेट अंडरलाइन। सरकार का कार्य पुलिस राज्य जैसा होगा। पुलिस राज्य जैसा होगा। और सरकार का दायित्व पुलिस और सेना बनाए रखना होगा। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इट इज टू कीप पुलिस एंड आर्मी। सेना बनाए रखना होगा शेष क्षेत्रों में व्यक्ति को
स्वतंत्रता प्राप्त होगी। शेष क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब शेष क्षेत्रों में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इसका सीधा सा मतलब है, अगला पॉइंट, इसे लॉक ने कहा, लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया। Therefore, Locke supported the notion of limited government. इसे लॉक ने सीमित सरकार का समर्थन किया। अब एक बात याद रखिए, इसी बात को अलग अलग लोगों तरीके से कहा गया। किसी ने कहा नाइट वॉचमैन स्टेट, किसी ने कहा पुलिस स्टेट। इसका सीधा सा मतलब है, राज्य का काम ये नहीं कि इंडस्ट्री चलाए, इंडस्ट्री चलाने का काम व्यक्ति का है। राज्य का काम शिक्षा देना भी नहीं है। जैसे आज जो राज्य का आप काम देख रहे हैं वैसा लॉक ने नहीं कहा। लॉक ने सीधा कहा हर काम व्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, बस राज्य दो ही काम करेगा, पुलिस रखेगा। पुलिस क्यों रखेगा? जिससे एक जीवन के स्वतंत्रता पर दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। पुलिस का, अच्छा पुलिस काम तो सारा निगेटिव होता है। जब हमने बात की पुलिस स्टेट का मतलब होता है दिस इज ए नेगेटिव स्टेट। भाई पुलिस कभी किसी गिफ्ट देता नहीं। अच्छा पुलिस ने कभी आपको कोई गिफ्ट वगैरह दिया है, केक दिया है? कभी आपको सुबह नाश्ता ना मिले, 100 नंबर फोन कर, भाई नाश्ता नहीं मिला, क्लास जाना है, पुलिस आएगी नाश्ता देने? Therefore, the basic task of police is negative. इसे लॉक ने कहा absence of पैटर्नल गवर्नमेंट, जो पितृ शासन होगा वो नहीं होगा, तानाशाही शासन नहीं होगा। फिर राज्य नहीं बताएगा हमें क्या करना है। राज्य को दो ही काम दिया गया है कि हमारी सीमा की रक्षा कर दे, बाहर से कोई शत्रु हमारे ऊपर हमला न कर पाए। नंबर 1 सेना रखे, पुलिस रखे, हमारी प्रॉपर्टी कोई दूसरा चुरा ले जाए। राज्य कभी हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें शिक्षा लेना है, बिजनेस करना है, इंडस्ट्री चलानी है, शादी विवाह करना है, हम खुद करेंगे। यहां तक कि अगर मैं कोई इंडस्ट्री चला रहा हूं उसमें मैं कितने वर्कर्स रखने, कितने पेमेंट देंगे, वो हमारे और वर्कर्स के बीच का मसला है, राज्य का उससे लेना नहीं है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो लोग ने कहा नहीं, तानाशाही नहीं, राजशाही नहीं, खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा आधार है, पॉलिटिकल बेस है उदारवाद का, और इस संविधानवाद को आज तक लोग मानते हैं। इनके क्या लॉजिक, क्या रोल्स, कोई उदारवादी विचारक संविधानवाद को न माने, ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को मानता है। इसका सीधा सा मतलब है आज की दुनिया में जो डेमोक्रेसी की बात आई, उदारवाद ने तो आगे बढ़ाया, उदारवाद ने आगे बढ़ा दिया। दैट इज ए पॉलिटिकल बेस ऑफ लिबरलिज्म। अब अगला सामाजिक आधार क्या है, अगला हेडिंग है व्हाट इज सोशल बेस ऑफ लिबरलिज्म। उदारवादी व्यक्तिवादी विचार में विश्वास करते हैं। लिबरल्स आर इंडिविजुअलिस्ट। व्यक्तिवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं
जिनके अनुसार परिवार, समुदाय, जिनके अनुसार परिवार, समुदाय, धर्म और सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। Therefore, family, religion, government is subsidiary to individual. यानी उदारवादी विचारधारा व्यक्ति प्रधान विचारधारा है और ये व्यक्ति की बात करते हैं। इस वजह से उदारवादी चिंतन में आपको समाज की बात कहीं नहीं दिखेगी। समाज हो, अच्छा ये बात व्यवहारिक रूप में है कि अब आप बताइए, उदारवादी विचारधारा में बहुत डिबेट रहा है, पहले व्यक्ति है या पहले स्कूल आता है? पहले व्यक्ति आता है, पहले परिवार? क्या? अच्छा, व्यक्ति आता है पहले। ओ माय गॉड। अच्छा, उदारवादी मानता है, मैं आप भी विश्वास रखते हैं इसका मतलब। तो आप बताइए, इससे बड़ा डिबेट आगे चलता है। फिर उदारवादी हमेशा कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, और यहां तक कहते हैं, अगर हमें किसी से फॉलो का रेफरेंस दे, लिख लीजिए। फिर लॉक की बात करें, लॉक ने कहा कि व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, which includes life, liberty and property, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख है। एक बहुत ध्यान देने की बात है, लॉक ने कहा कि व्यक्ति को अधिकार जन्मजात प्राप्त होते हैं। जन्मजात का मतलब हम पैदाइशी लाए अधिकार। अच्छा, पैदाइशी क्या क्या चीज लाए? ये आंख कहां से लाए? कहीं खरीदा है या पैदाइशी है? या किसी बाजार में खरीदा तो नहीं है? अच्छा, ये पैर, हाथ कहीं खरीद के लाए हैं? कान? अच्छा, विवेक कहीं 2-4 किलो लाए हैं दुकान से? बुद्धि, विवेक, स्किन, वो सावध। प्राकृतिक जब हमने शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब विच इज गिवन बाय नन। और इसलिए लॉक ने क्या कहा, जैसे अपने त्वचा का रंग लाए, नाक, आंख और कान लाए, अब बार बार देखते हैं कि सांस चल रही है, तो सांस चल रही, क्या सुबह सुबह कहीं हवा भरवाते हैं क्या? दिल की धड़कन चल रही है तो क्या कहीं से उसको हमने पंपिंग कर रखी है क्या? भाई चलो, ये सब नेचुरल है। सिमिलरली लॉक इज सेइंग दैट इंडिविजुअल बॉर्न विथ सम नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार का मतलब जिसे हमारे परिवार ने नहीं दिया पहला, पड़ोसी ने नहीं दिया दूसरा, राज्य ने नहीं दिया तीसरा, ईश्वर की बात ही नहीं करते। तो सवाल है, जब ये सब हम पैदा होकर लेकर आए, क्या ये कोई छीन लेगा क्या? इससे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इसे कहा भी जाता है उदारवादी संपत्ति के बड़े समर्थक हैं, क्योंकि उदारवादियों की मान्यता है संपत्ति क्या है? हमारी क्षमता का परिणाम। संपत्तिशाली कौन है? जो प्रतिभाशाली है, सिंपल सी बात है। और गरीब कौन है? जो 1 नंबर का आलसी है। इसलिए अक्षय कुमार संपत्तिशाली है कि नहीं है? कैसे? उनके पिता संपत्तिशाली थे। एक खास बात याद रखिए, उदारवादी संपत्ति के बड़े समर्थक हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी के नहीं। क्योंकि जब उदारवाद का विचार आ रहा था तो सामंतवाद तो नीचे जा रहा था, और उदारवादी कहते हैं
इसे उदारवादी संपत्ति के बड़े समर्थक हैं। इसी आधार पर मार्क्स ने कहा ओ ये पूंजीवादी, ये देखो कैसा कह रहा है, संपत्ति लेकर पैदा हुए। अब आप ये कहेंगे, अब देखिए हकीकत की बात ये है कि जब आप पैदा हुए तो निक्कर तो पहने के आए नहीं थे, और कह रहे हैं कि एटीएम खोस के आए थे। लॉक की बात मानी जाए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। संपत्ति हम लेकर पैदा हुए, इसका मतलब जैसे हम पैदा हुए सोने चांदी और एटीएम सब साथ लेके पैदा हुए थे। और आप कह रहे हैं पहले हम आए। इसमें कौन ऐसा है जो धरती फोड़ के निकला हुआ है? अरे यार, पहले आप आया, पहले परिवार आया हुआ है। आप कहें पहले हम आए। इसमें अगर पहले आप आएंगे एक शर्त है, कोई प्रमाणित कर दे तो मैं धरती फोड़ के निकला। मैं अंटार्कटिका में ऊपर से गिरा जहां कोई नहीं था। मैं मंगल ग्रह से सीधा छलांग लगा दी जैसलमेर में। जैसे कि 3 इडियट में कौन आया था? पीके में जैसे आमिर खान ऊपरी गोले से आ गया था। अगर वैसा कोई यहां बैठा हो तो मैं मान लूंगा व्यक्ति पहले आता है। लेकिन खास बात है, अभी हम उदारवाद की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन लिबरल्स यही मानते हैं पहले में। कई लोग कहते हैं यार ये तो बहुत संपत्ति की समर्थक है। इस वजह से उदारवादियों को बार बार आरोप लगता है कि ना संपत्ति की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब बार बार कहते हैं अधिकार सबको मिलेगा, सब व्यक्ति स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता सबको मिलेगी, संविधानवाद होगा, सबका शासन होगा। एक बात याद दिला दें, सबको संपत्ति मिलेगी या कुछ लोगों को? उदारवाद यदि किसकी बात करता है, संपत्ति सारी लोगों की या पूरे समाज की बात करता है? यहां पे इस पे आपत्तियां उठाई जाती हैं, लेकिन आपत्तियों से पहले आप जरा अंतिम बात लिख लीजिए। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है तो सामाजिक आधार ने बता दिया कि व्यक्ति को पहले मानते हैं, और व्यक्ति को पहले मानते हैं जिसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब आप पूछेंगे क्या समाज को मानते ही नहीं? बोले ना, व्यक्ति ही मिलेगा समाज बन जाएगा, व्यक्ति खत्म होगा तो समाज खत्म। इसलिए आप याद रखिए, उदारवादियों ने विचार दिया कि हर व्यक्ति बराबर है। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को बहुत महत्व देते हैं कि अगर कोई 2 व्यक्ति समझौते से काम कर लें चलेगा, चाहे वो शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किराएदार में घर में रहना हो। तो आधुनिक युग ने हमें क्या करना सिखाया? कॉन्ट्रैक्ट, जो उदारवादी ने बताया। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग लिख लीजिए, भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष विचारधारा। सेकुलर एंड मैटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी। भौतिकवादी और पंथ निरपेक्ष विचारधारा। पहला पॉइंट, उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान किया। उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राथमिकता दी, ईश्वर को नहीं। फॉर देम गॉड इज नॉट प्राइमरी बट इंडिविजुअल। व्यक्ति को
प्राथमिकता दी ईश्वर को नहीं, और शासन के लिए मानव निर्मित संविधान का समर्थन किया। They supported the constitution which is made by the human being. शासन के लिए मानव निर्मित संविधान का समर्थन किया। धार्मिक ग्रंथों का नहीं। और उदारवादी विचारधारा में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाकर even liberals have supported the notion of supremacy of the constitution. उदारवादी विचारधारा के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को अपनाकर चर्च के सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। They have rejected the entire notion of supremacy of church. चर्च के सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। याद रखिए, ये जो मैटेरियलिस्ट आउटलुक था, अब सेकुलरिज्म का सीधा सा मतलब क्या है? कहीं न कहीं भौतिकवाद है। यानी उदारवादी सच मानिए भौतिकवादी ही तो थे। बेंथम ने तो ईश्वर आत्मा, लॉक तो ईश्वर को कुछ मानता भी था। बेंथम ने तो कह दिया कि ईश्वर आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं है, और खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए उदारवादी विचारधारा क्या है? पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। तू रब से किस गॉड, डॉलर, पाउंड, इससे हमें क्या चाहिए? ईश्वर चाहिए। और उदारवादी मानते सरकार किसने बनाया? व्यक्ति ने। राज्य किसने बनाया? व्यक्ति ने। सब कुछ व्यक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेटाफिजिकल वन। ये भौतिक दुनिया लेंगे और पारलौकिक। तो सेकुलर क्या मानते हैं? ये भौतिक दुनिया इंपॉर्टेंट है। और उदारवादी मानते हैं सरकार किसने बनाया है? व्यक्ति ने। राज्य किसने बनाया? व्यक्ति ने। सब कुछ व्यक्ति ने ही बनाया। ईश्वर की आवश्यकता कहां पड़ी? इसलिए का धार्मिक चिंतन अलग तरीके से चलता है। धार्मिक चिंतन ये मानता है सब कुछ ईश्वर ने किया। उदारवादी थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। हमने कहा लॉ में थोड़ा बेस दिखता है, लेकिन लॉ अपने काम के लिए ईश्वर का प्रयोग करता है। और ये भी आपको याद दिला दें, धार्मिक लोग ये माना करते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च है पहला, और शासन के लिए धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग होगा। उदारवादियों ने इन मान्यताओं को बिल्कुल ही स्वीकार कर दिया। इसलिए सेकुलरिज्म का विचार पूरी दुनिया
कहां से आया? उदारवाद से। मानव लिखित संविधान विच इज भाई, अच्छा व्यक्ति भौतिकवादी है, व्यक्ति की व्याख्या भौतिकवादी तरीके से की, और भौतिक मानव से जो चीजें बनेगी वो क्या भौतिक ही तो होंगी। और ये कहीं न कहीं उस साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था